हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे क्या होगा कि उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कम से कम दोस्तों 100 क्वेश्चन तो हल करके ही मानेंगे, चाहे हमको इसके लिए दोस्तों 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए दोस्तों, विलाप यानी कि रोने के लिए, राणे जगपत राव मरसिया लिखा गया है। ओके दोस्तों, राणे जगपत राव मरसिया लिखा गया है। ठीक है ना? महाराणा जगत सिंह के बारे में, महाराणा जय सिंह के बारे में, महाराणा राज सिंह के बारे में, महाराणा राजवीर सिंह के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है दोस्तों। देखिए, राणे जगपत, जग ध्यान से देखना दोस्तों, जगपत इसका हिंदी अर्थ करेंगे कि राजा जगत सिंह मर गया है। ठीक है ना? राणे जगपत राव मरसिया, तो आपका आ जाएगा महाराणा जगत सिंह इसमें ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या कहता है ये। देखिए, महाराणा जगत सिंह, इसकी व्याख्या कर गई है मरस्य से तात्पर्य शोक काव्य से है दोस्तों। ठीक है ना? शोक काव्य यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तब शोक प्रकट किया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने के लिए मरस्य काव्यों की रचना की जाती थी। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त महान कार्यों का वर्णन किया जाता था दोस्तों। ठीक है ना? राणे जगपत राव मरसिया, यह मरस्य मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका समझ में आ गया होगा दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया है? किसी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस हैं आपके महाराणा बप्पा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुम्मा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो विजय स्तंभ का निर्माण है ना, ये आपका सारंगपुर का युद्ध दोस्तों। ठीक है ना? सारंगपुर का युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों महाराणा कुम्मा ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1437 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों ये। ठीक है ना? कब हुआ था दोस्तों? 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, तब इसमें महाराणा कुम्भा विजय होता है। इसकी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों वह चित्तौड़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। राणा कुम्भा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों। ठीक है ना? किससे लड़ा था? महमूद खिलजी दोस्तों। ठीक है ना? महमूद खिलजी फर्स्ट दोस्तों। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? अर्थात दोस्तों, किस महाराणा के शासनकाल में राजस्थान में चित्रकला सबसे ज्यादा फली फूली? देखिए दोस्तों, राजस्थान में हमारी चित्रकला का उद्गम दोस्तों हम कह सकते हैं ये 15वीं व 16वीं शताब्दी में रहा था। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में रहा था। तो आपको समझना चाहिए दोस्तों कि उस समय हमारे राजा कौन कौन से थे। देखिए, राणा कुम्भा, राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा संग्राम सिंह दोस्तों। ठीक है ना? महाराणा संग्राम सिंह, जिसको हम दोस्तों सांगा भी बोलते हैं। संग्राम सिंह को क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगा भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है इसमें स्वर्णकाल। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णकाल कब रहा? जब युद्ध बंद हो गए थे, यानी कि दोस्तों जब महाराणा अमर सिंह राणा बनते हैं। ठीक है ना? क्या बनते हैं? राणा बनते हैं। तो दोस्तों 1605 ईस्वी में दोस्तों मुगल और मेवाड़ संधि हो जाती है।
क्या हो जाती है दोस्तों, 1605 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ संधि हो जाती है, जिससे क्या होता है, चित्तौड़गढ़ का किला इनको वापस दे दिया जाता है। और दोस्तों जिससे अमर सिंह क्या करता है, उस समय मेवाड़ में चित्रकला को चरम पर ले जाता है दोस्तों, यानी कि बहुत ज्यादा स्वर्ण काल रहता है, बहुत ज्यादा कार्य किया जाता है किस पर दोस्तों, चित्रकला पर। ओके, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा अमर सिंह। देखिए दोस्तों, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ईस्वी में निसारदीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला दोस्तों, ठीक है ना, चिनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। इन चित्रों के अंतिम पृष्ठ पर दिए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं दोस्तों, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय दोस्तों हमारा राजा था रावल रतन सिंह। ध्यान हो तो बच्चों, रावल रतन सिंह था हमारा, क्या था दोस्तों, रावल रतन सिंह था, जिसकी पत्नी कौन थी, पद्मावती थी दोस्तों। क्या थी, पद्मावती। और कहा जाता है दोस्तों कि पद्मा सदी हमारी क्या थी, विश्व सुंदरी थी एक तरह से। तो इसको पाने की लालसा के चक्कर में इसने क्या किया था दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। किसने दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने, महमूद खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इब्राहिम लोदी ने। तो आपका आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है ना। इसने क्या किया था, पद्मनी को पाने के लिए इस पर आक्रमण किया था दोस्तों। और कहते हैं 8 महीने या 6 महीने दोस्तों ये चित्तौड़ पर घेरा डालकर रहा था दोस्तों, ठीक है ना। जिससे क्या हो गया था कि मेवाड़ के जो किला था ना, उसमें से खाद्य सामग्री समाप्त हो गई और अंत में दोस्तों क्या हुआ था, जौहर और केसरिया हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान का द्वितीय शाखा माना जाता है दोस्तों, मेवाड़ का पहला माना जाता है दोस्तों, और राजस्थान का ये शायद तीसरा माना जाता है दोस्तों, तीसरा या दूसरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ का युद्ध मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह 1302-3 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 से लेके 1216 तक ये सुल्तान रहा था, के मध्य हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। किसके कारण दोस्तों, पद्मावती की सुंदरता के कारण। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संगीत राज कृति दोस्तों किस राजपूत शासक की रचना है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, जयसिंह दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर नहीं देते हैं दोस्तों आप, फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वह भी इस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला दे सके दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है हमारा महाराणा कुंभा। इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो दोस्तों इन्होंने ही कराया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, आंसर हो जाता है हमारा महाराणा कुंभा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ हैं दोस्तों, ठीक है ना। संगीत राज के 5 भाग, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसके ये क्या हो गए, 5 हो जाते हैं भाग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी। तो देखिए दोस्तों, इसने किसने दोस्तों, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना 815, 765, 728, 828 दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा 728। चलिए दोस्तों फटाफट से हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप शेयर तो करते नहीं हैं दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलो देखते हैं, तो देखिए दोस्तों इसके बारे में व्याख्या है दोस्तों हमारी कि बप्पा रावल ने दोस्तों हारित राय की, जो हारित ऋषि थे हमारी, उसकी गाय चराते थे बचपन में ये दोस्तों, ठीक है ना। तो हारित ऋषि की अनुकंपा यानी कि दोस्तों आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। बप्पा रावल ने मान मौर्य दोस्तों, ठीक है ना,
मान मौर्य चित्रांगद को पराजित किया था दोस्तों, ठीक है ना, और सत्ता स्थापित की। कविराज श्यामल दास कहते हैं वीर विनोद के अनुसार बप्पा द्वारा मौर्यों से चित्तौड़ दुर्ग छीनने का समय 734 बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना। किसके आधार पर दोस्तों? श्यामल दास के आधार पर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें 728 है तो यहाँ 734 क्यों बताया है भाई, इसमें ही वही बता रहा है कौन? श्यामल दास बता रहे हैं वीर विनोद में, ठीक है दोस्तों, ग्रंथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? ओके दोस्तों, क्या पूछ रहा है? स्थापत्य कला का। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हम्बीर, महाराजा कर्ण सिंह। तो देखिए दोस्तों, इसका स्थापत्य कला यानी दोस्तों दुर्गों के निर्माण का, तो आप समझ लेना कौन आएगा? महाराणा कुंभा, क्योंकि 84 में से 32 करवाए थे दोस्तों इसने, ठीक है ना। तो राणा कुंभा हमारा इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये हमारा, कि राणा कुंभा 1433 से लेकर 1438 ईस्वी तक शासक रहे थे, ठीक है ना। राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। अपने शासनकाल में उन्होंने दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अर्थात इसको दोस्तों मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह, ठीक है ना दोस्तों। पितामह क्यों कहा जाता है? पितामह इसलिए कहा जाता है, जैसे दोस्तों पितामह भीष्म ने क्या किया था, अपने पिता के सुख के लिए दोस्तों आजीवन ब्रह्मचर्य यानी कि दोस्तों विवाह ना करने, संतान उत्पत्ति ना करने और मेवाड़ हस्तिनापुर की गद्दी पर ना बैठने की जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसी प्रकार दोस्तों हमारे मेवाड़ में भी एक राजा हुए थे जिसने दोस्तों क्या किया था कि अपने पिता की शादी के लिए दोस्तों इसने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की अर्थात शादी ना करने की और मेवाड़ की गद्दी पर ना बैठने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब मारवाड़ से दोस्तों, ठीक है ना, मारवाड़ से, कहाँ से दोस्तों? मारवाड़ से हंसाबाई का दोस्तों नारियल आता है, नारियल, ठीक है ना। किसका दोस्तों? शादी का नारियल आता है। अर्थात दोस्तों जब उसका भाई नारियल लेके आता है, ठीक है ना, हंसाबाई का, तो माना जाता है दोस्तों कि मेवाड़ के जो राज दरबार होता है उसमें राणा चुंडा दोस्तों, ठीक है ना, आंसर क्या है इसका हमारा? राणा चुंडा होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। तो वह समझता है कि क्या करे, जो नारियल वह अपने भाई बहन का लेकर आया था दोस्तों शादी का, तो उसने क्या किया था, राणा चुंडा के हाथ में ना देकर दोस्तों किसके लिए दे दिया था? राणा लाका के हाथ में दे दिया था, ठीक है ना, राणा लक्ष्मण सिंह के हाथ में। तब दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ में जिसके हाथ में भी नारियल धर देते थे इस प्रकार से, उसी के साथ दोस्तों शादी कराई जाती थी, ना कि किसी और के साथ, ठीक है ना। तो मेवाड़ में इस प्रकार की प्रथा थी दोस्तों, ठीक है ना। और परंतु उसने क्या किया था, जो हंसाबाई का भाई था उसने दोस्तों अपनी बहन का जो नारियल था शादी का, उसने अपने राणा चुंडा के हाथ में ना दिया, तो उसके पिता के हाथ में दे दिया, कि पिता और पुत्र तो एक ही होते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो इस कारण दोस्तों हंसाबाई का सशर्त विवाह हुआ था दोस्तों। क्या शर्त दोस्तों? सशर्त दोस्तों, क्योंकि राणा लाका की उम्र दोस्तों 80 के समथिंग थी और ये हमारी 15-16 साल की थी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके विवाह हुआ दोस्तों एक शर्त पर, यानी कि शर्त पर हुआ था। किस पर हुआ दोस्तों? शर्त पर। वो शर्त थी कि जो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह मेवाड़ का शासक बनेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों राणा चुन्ना ने क्या की थी? प्रतिज्ञा की थी। चलिए देखते हैं दोस्तों। राणा लाका के बड़े पुत्र चुंडा ने यह प्रतिज्ञा ली, मेवाड़ के सिंहासन पर उसका या उसके उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि राजकुमारी हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान का होगा। हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया और वह मेवाड़ का राणा बना, ना कि चूना बना दोस्तों, ठीक है ना।
चुंडा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो मोकल था ना, मोकल का ही पुत्र राणा कुंभा था हमारा। क्या था दोस्तों? राणा कुंभा था। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चित्रकला में दोस्तों, चित्रकला कला वाला जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि मेवाड़ की चित्रशैली का स्वर्ण काल दोस्तों, ठीक है ना, स्वर्ण काल कब रहा दोस्तों? तो किसके शासन काल में रहा था? अमर सिंह के शासन काल में दोस्तों। तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? अमर सिंह ही होगा, क्योंकि इसने क्या कर ली थी दोस्तों? संधि कर ली थी अपने पुत्रों और मंत्रियों के कहने पर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो गया? अमर सिंह। देखो, सभी सामंतों, दरबारियों एवं कुंवर कर्ण सिंह के निवेदन पर राणा अमर सिंह ने अपना मन मारकर मुगलों से 5 फरवरी 1615 ईस्वी में संधि की। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। बस दोस्तों, जैसा राजा था उस प्रकार की वीरता नहीं मिल पाने के कारण दोस्तों हम कहते हैं कि अमर सिंह पर महाकलंक लग जाता है। किससे दोस्तों? मेवाड़ से, यानी मुगलों से संधि करने पर। इसने अपने पिता को वचन दिया था दोस्तों। एक तरह से कहा जाता है कि यह कभी भी मुगलों से संधि नहीं करेगा, परंतु दोस्तों सामंतों, दरबारियों और कर्ण सिंह के निवेदन पर, कर्ण सिंह कौन था दोस्तों? इसका पुत्र था, ठीक है ना। इनके निवेदन पर, आग्रह करने पर दोस्तों इसने क्या कर लिया? मुगलों से संधि कर ली थी दोस्तों, जिसके प्लस में दोस्तों इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस दे दिया गया था। ओके, चलो अगला देखते हैं दोस्तों। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? रानी हाड़ा, रानी कर्णवती, रानी कृष्णवती, रानी पद्मिनी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होता है ना, वो होता है हमारा रानी करवती। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि दोस्तों 1435 में, 1435 ईस्वी में दोस्तों रानी करवती क्या थी दोस्तों? मेवाड़ की एक तरह से राजमाता थी, क्योंकि राणा लाका की, राणा सांगाई क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और उनके पुत्र बलवीर की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है कि उस टाइम पे जो राजा था ना, वो था उदय सिंह। कौन था दोस्तों? उदय सिंह। इसकी जो आयु थी दोस्तों वो बहुत छोटी थी, 10-12 साल की आयु थी दोस्तों, ठीक है ना इसकी। तो उस टाइम पर दोस्तों बहादुर शाह ने क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तब दोस्तों रानी करवती ने हुमायूं दोस्तों, ठीक है ना, अकबर का पिता। हुमायूं कौन होता है दोस्तों? अकबर का पिता। और हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था दोस्तों। कौन था? बाबर का पुत्र था। तो हुमायूं को दोस्तों रानी करवती ने राखी भेजकर दोस्तों, राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था, जिसको दोस्तों हुमायूं ने क्या कर दिया? बीच रास्ते से ही अस्वीकार कर दिया। यानी कि सहायता के लिए आया था, परंतु दोस्तों बहादुर शाह के एक दोहे से वह वापस लौट गया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का 1531-36 ईस्वी में शासन था दोस्तों, ठीक है ना। विक्रमादित्य, इसकी भी मृत्यु कर दी थी। वह किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। चित्तौड़ की रक्षा कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज कर करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, अतः किले का पतन जानकर रानी करवती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ इसमें विक्रमादित्य की पत्नी जवारबाई भी शामिल थी, जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ के दूसरा शाखा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों पहली शाखा कब हो गया था? 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह और रानी पद्मनी के शासनकाल में दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि लगभग 200 साल पहले दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस हैं आपके, चित्रकला, ब्लू पॉटरी,
ऊनी खादी थेवा कला। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वो होता है ब्लू पॉटरी। कौन सा होता है दोस्तों हमारा? ब्लू पॉटरी। आपसे पूछ ले कि जयपुर का कौन सा हस्तोद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लू पॉटरी भी हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, ब्लू पॉटरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पूछा गया है के बारे में सही नहीं है, यानी कि इसमें दोस्तों कौन सा गलत है वो हमको बताना है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, या यह राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होता है हमारा वो होता है हमारा प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये हमारा गलत आंसर है दोस्तों। बाकी के दोस्तों ये हमारे तीनों सही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये भी दोस्तों आपका सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है। ओके, सांगानेर, आकोला, बालोतरा, बगरू। तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों इसका आकोला। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, टोंक, जयपुर, बीकानेर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं, करेक्ट आंसर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारा वो है टोंक। कौन सा है दोस्तों? टोंक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार, खंडेलवाल परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारा सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा सोनी परिवार। कौन सा हो जाता है दोस्तों? सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संबंधित हुआ था? संविधित हुआ था दोस्तों, संबंधित नहीं, संविधित हुआ था। ये भी दोस्तों 2022 में पूछा जा चुका है। 1986, 1984, 1983, 1985 दोस्तों। चलिए फटाफट से इसका भी आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है 1984 दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अजरका प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ओके दोस्तों, ये भी हमारा 2022 में पूछा जा चुका है। सांगानेर, बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा बाड़मेर। अजरक प्रिंट दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? हमारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ओके, चलिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या है? बाड़मेर। जल्दी से दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं क्वेश्चनों के। दोस्तों जिन लोगों के जितने जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट सही कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मौलाना के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? ठीक है ना, ये सारे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इनको पूछा जा चुका है दोस्तों, बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्री लाल जोशी, मोहनलाल कुमार दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, टेराकोटा मिट्टी से बनाई जाती है और मिट्टी से जो बनाते हैं बर्तन दोस्तों वो कौन होते हैं? हमारे मोहनलाल कुमार, यानी कि
कुमार ही तो बनाते ज्यादातर, तो इसमें कौन हो जाता है दोस्तों, मोहनलाल कुमार हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जहां पर दोस्तों काली मिट्टी से अत्यधिक मात्रा में दोस्तों बर्तन बनाए जाते हैं, वह स्थान कौन सा है? जयपुर है, बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर है या चित्तौड़गढ़ है? तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें सवाई माधोपुर। ओके, फटाफट से दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो इसका, चाहे आप वीडियो को पॉज कर दिया करो दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर? तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें, जल्दी से जल्दी दिए गो। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होता है आपका नाथद्वारा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। अब हम फटाफट से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? माही नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी? दोस्तों चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होता है आपका वो होता है घग्गर नदी दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं अगला आंसर दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों घग्गर नदी के बारे में। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्गर नदी है दोस्तों, ठीक है ना। सरस्वती, दृष्टद्वंती, मृत नदी, नट नदी? उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ठीक है ना। घग्गर नदी को दोस्तों राजस्थान में इन सारे नामों से भी जाना जाता है, सरस्वती, द्वष्ट नदी, मृत नदी, नट नदी, घग्गर नदी। ओके, तो देखिए यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बटे दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं बहती है? अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो आपका हो जाता है चूरू दोस्तों, इसमें एक भी नदी नहीं बहती है। ओके, चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, बीकानेर तथा चूरू राज्य के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार पूछा जा चुका है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओके दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली? ये तो गलती हो जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? ये भी गलत है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? यानी दोस्तों इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर है। तो आपको पता है दोस्तों हमारी जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है, राजस्थान में बहती है और लास्ट में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका पहला वाला आंसर हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में यह बहती है दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जानाबाब की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ठीक है ना। जानाबाब की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, अर्थात दोस्तों जैसे ये हमारा क्या है समझ लीजिए, ये भारत देश है, तो ये दोस्तों नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। बाकी नदी दोस्तों ऊपर से नीचे आती हैं, परंतु ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और एक कोटा बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाती है दोस्तों, ठीक। ओके, अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में यह विलीन हो जाती है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस नदी को आप अच्छी तरीका से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनकर भी आते हैं, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित स्थान नहीं है, यानी उद्गम नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों आपके जोजरी नदी, जवाई नदी, शुक्री नदी, शागी नदी? तो आंसर हो जाता है दोस्तों आपका जोजरी नदी दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसके बारे में। जोजरी नदी दोस्तों आपकी
नागौर के पंडोल या पौंडोल गांव से निकलती है। जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई जोधपुर ग्रामीण के ददिया गांव में लूनी में मिल जाती है। यह लूनी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है और लूनी में दाहिनी दिशा से मिलती है दोस्तों। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि दाहिनी दिशा से लूनी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजरी नदी है दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? अब बताइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें आपको घुमा दिया गया दोस्तों। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इतना तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों कि हमारा चूरू व बीकानेर, चूरू व बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है दोस्तों। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? आंख मीच कर, कोई भी नदी नहीं बहती है। ओके, चलिए। मालपुरा करौली मैदान भाग कहलाते हैं, यानी कि मालपुरा और करौली का जो मैदान होता है दोस्तों वह कहलाता है बनास बेसिन का, लूनी बेसिन का, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वैसे नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है बनास की और चंबल में, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो आंसर है दोस्तों हमारा बनास नदी का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, लूनी नदी, जवाई नदी, माही नदी। तो देखिए दोस्तों, इसमें माही नदी नहीं है, जवाई नदी नहीं है, लूनी नदी नहीं है, बनास नदी है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी भी है दोस्तों हमारी। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ओके, पार्वती, सोम, जहांकम, सरस्वती। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों तो हमारी उदयपुर से प्रारंभ होती हैं, परंतु दोस्तों पार्वती है ये हमारी नहीं प्रारंभ होती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दोस्तों। पार्वती मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है, बारां के करियाट में राजस्थान में प्रवेश करती है, बाराकोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के खाली जगह जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में, अलवर में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा सर्वाधिक भाग प्रतिशत में है दोस्तों वह है हमारा भरतपुर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। बाणगंगा नदी का उद्गम कोतपुतली बहरोड जिले से बैराट की पहाड़ियों से होता है। यह जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर के बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना, और इस बार दोस्तों ये कहते हैं 40-50 सालों में अब की बार इसमें पानी आया है दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, बनास नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी, लूनी नदी दोस्तों। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाता है दोस्तों बनास नदी। कौन सा होता है दोस्तों? बनास नदी हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं अब हम। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा रकड़ी और टोटी क्या है दोस्तों। ठीक है ना, स्वदेशी जूते हैं, सांपों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है हमारा वह होता है कि रकड़ी और टोटी दोस्तों हमारे महिलाओं के गहने हैं दोस्तों। क्या हैं दोस्तों? ये महिलाओं के गहने हैं और यह दोस्तों 3rd ग्रेड टीचर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों अगर आपका सपना एक टीचर बनना है तो ध्यान रखना आपको राजस्थान कल्चर का इतिहास सबसे ज्यादा पढ़ना है दोस्तों। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिवाइज कल्चर का ही करना है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों कल्चर से आपके आते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? कान में, सिर में, हाथ में, गर्दन में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्त्रियां जो होती हैं वो बोरला आभूषण अपने सिर पर पहनती हैं दोस्तों। कहाँ पर पहनती हैं? सिर पर पहनती हैं। यह भी आपका 3rd ग्रेड में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं दोस्तों। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, नाक, कलाई,
माता दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो हो जाता है हमारा कलाई। क्या होता है दोस्तों? कलाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, मोथड़े की पगड़ी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है दोस्तों? आपसे यह पूछ रहा है। यह होली पर, या श्रावण में, या विवाह के उत्सव पर, या संक्रांति पर दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोडले की जो पगड़ी होती है ना, ये हमारी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो कोकरू दोस्तों आपका कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कान में पहना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओंगनियां, अंगूठियां, सुरलियां, आभूषण पहने जाते हैं कहाँ पर दोस्तों? कलाई पर, पैरों में, सिर पर, कानों में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होता है हमारा कानों में ही दोस्तों। ठीक है ना, इनको इम्पोर्टेंट कर लो दोस्तों। सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं दोस्तों। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे कहा जाता है क्या? खोइतू, जामा, पोल्या, कछाबू दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाता है भील जनजाति में दोस्तों कोइतू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? ओके, तगड़ी, कमर, रमजोल, कलाई, सुरलिया, कान, तमड़िया, गला दोस्तों। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका भी एक जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होता है वह होता है हमारा रमझोल, कलाई दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है दोस्तों? नागेरी, नुपुर, झांझर, लंगर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा नागेरी। क्या होता है दोस्तों? नागेरी हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मादल्य नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पैर में, हाथ में, कान में, गले में। देखिए दोस्तों, इसको लेक्चरर 2022 में इसको पूछा जा चुका है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों गले में। कहाँ है दोस्तों? हमारा गले में इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना दोस्तों? ठीक है ना, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असभा, भोगीलाल पांड्या। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बना था वो है हमारे गोकुललाल असावा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये भी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं आपके, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका भी आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चचा नेहरू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? यह भी क्वेश्चन दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनवी गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक समारोह में बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? ये तो बच्चा बच्चा बताता गया दोस्तों, सब बता सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। कितना है? 7 है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसको लेक्चरार में पूछा जा चुका है। गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाता है माणिक्यलाल वर्मा। कौन है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों? बताइए। 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 30 अप्रैल 1949। तो आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप इसका सही आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है ना? आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बे, 30 अप्रैल 1948। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखना है दोस्तों, कथन सही नहीं है पूछा गया है आपसे। इसमें कहीं आप इसको सही सही करने लग जाएं। देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी की सिफारिश की थी, बिल्कुल राइट। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की थी, बिल्कुल राइट। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल राइट दोस्तों। तो बच्चा कौन सा हमारा लास्ट ही? इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में नहीं किया था दोस्तों। ठीक है ना? चलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर द। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में दोस्तों, ठीक है ना, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ का नाम श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, शोभाराम कुमावत के लिए, या के.एम. मुंशी के लिए दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाता है हमारा के.एम. मुंशी भाई साहब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बृहद राजस्थान का राज प्रमुख दोस्तों, राजस्थान का पहला, अंतिम व एक ही, ठीक है ना, कौन है दोस्तों? महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह, सॉरी सवाई मान सिंह। तो आपका आंसर क्या होगा? महाराजा सवाई मान सिंह दोस्तों। एकमात्र लास्ट, पहले सब कुछ दोस्तों एक ही है राज प्रमुख दोस्तों, केवल पहले ही चरण में प्रयोग किया गया था, बाकी का नहीं। किसमें दोस्तों? बृहद राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये लो, तुच्चा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कौन सा? तुच्चा, जिसको आप आंख मीच कर भी कर देंगे 7, ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? 7 चरणों में हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें से 50 क्वेश्चनों में से दोस्तों 40 या 45 के बीच में किए हैं क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी हाँ अच्छी चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों, जिन जिन बच्चों ने या जिन जिन दोस्तों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, वे दोस्तों अब हम कल के लिए वेट करें, क्योंकि दोस्तों हम इन्हीं 50 क्वेश्चनों को अब दोबारा से रिपीट कराने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने या जिन भी तैयार करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले दोस्तों ने नहीं किए हैं, वे एक बार और देख सकें दोस्तों, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ये क्वेश्चन हमको याद भी हो जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? याद भी, ठीक है ना। चलिए, जो देखना चाहता है वो देखिए, जो नहीं देखना चाहता है वो जा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को।